आज दशहरे के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में शस्त्र पूजा की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। हालांकि कोरोना की वजह से कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बार कोई मुख्य अतिथि शामिल नहीं होगा और 50 लोगों को ही इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजयदशमी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शस्त्र पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज पूरा देश विजयदशमी का त्योहार मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी और हर साल की तरह इस बार भी आरएसएस प्रमुख पूरे नियम कानून कोरोना को देखते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। सभी ने मास्क पहना हुआ है और कोरोना की वजह से इस बार किसी मुख्य अतिथि को नहीं बुलाया गया है और अब से थोड़ी ही देर बाद ये अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हालांकि उस संबोधन का लाइव प्रसारण किया जाएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आरएसएस की आईडी से लाइव प्रसारण किया जाएगा सभी माध्यम से। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नागपुर आरएसएस मुख्यालय की, जहां हर साल विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की जाती है। मोहन भागवत ये पूजा करते हैं और इस बार भी ये प्रक्रिया जारी है। हालांकि कोरोना की वजह से कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन शस्त्र पूजा कार्यक्रम ये करते हुए मोहन भागवत नजर आ रहे हैं। बिहार के शिवहर विधानसभा क्षेत्र के जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनाव प्रचार के दौरान जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी के 2 समर्थकों को भी गोली मारी गई, जिनमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे समर्थक की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों में से एक को लोगों ने पकड़ लिया और उसको जमकर पीटा, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शिवहर विधानसभा के लिए दूसरे चरण में 3 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के दौरान वहाँ पे इसी क्रम में कुछ अपराधकर्मी जो इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, उनके द्वारा इनके ऊपर गोली चलाई गई है और गोली चलाने के दौरान ये जख्मी हुए हैं। और उसके बाद अपराधकर्मी भी भागने का प्रयास किए, लेकिन कुछ उसमें से 2 लोगों को पकड़ा गया था। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस को हथियार, एक मोटरसाइकिल, एक कार और 9 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। बाद में पुलिस ने घायल सभी बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहीं पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुट गई है। पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया, उसमें पुलिस पर फायरिंग की गई और फायरिंग के दौरान वो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें कुछ लोगों को, उसमें 4 शख्स बताए जा रहे हैं, इनको गोली लगी है, इनको अस्पताल भर्ती कराया गया और इनके कब्जे से 4 तमंचे बरामद हुए हैं, 9 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, एक मोटरसाइकिल भी जो है वो मौके से मिली है, जिसमें एक शख्स जो है वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गया है, उसकी भी कॉन्बिंग चल रही है। मुंबई में एक ट्रैफिक पुलिस वाले को एक महिला ने बीच सड़क पर पीट दिया, जिसके बाद आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने उस महिला के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद वो महिला उस पुलिस वाले पर टूट पड़ी। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क के बीच एक महिला कॉलर पकड़कर एक ट्रैफिक पुलिस वाले को पीटती हुई दिखाई दी। पुलिस के साथ हो रही मारपीट को देखकर सड़क से गुजर रहे लोग वहां जमा हो गए, जबकि एक आदमी इस घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता हुआ दिखाई दिया। पुलिस वाला खुद को महिला से बचाने की जद्दोजहद करता दिखा, लेकिन महिला ने उसे जोर से पकड़ रखा था। जानकारी मिलते ही कुछ और पुलिस वाले भी घटना वाली जगह पहुंच गए और पिट रहे पुलिस वाले को महिला से छुड़ाने की कोशिश की। काफी देर तक चली मारपीट के बाद पुलिस उस महिला को अपने साथ लेकर चली गई। लेबनान में नए प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच जमकर टकराव हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री साद अल हरीरी को एक बार फिर से देश की बागडोर सौंपने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इस ऐलान से पहले उनके विरोधियों और समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिन्हें काबू में करते वक्त साद अल हरीरी के समर्थकों और पुलिस वालों के बीच झड़प शुरू हो गई। राजधानी बेरूत की सड़कों पर हंगामा कर रहे इन लोगों को जब पुलिस ने शांत करने की कोशिश की तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी।
इन लोगों ने शहर के चौराहे पर बने एक स्मारक को भी आग के हवाले कर दिया। साद अल हरीरी के समर्थकों के अलावा उनके विरोधी भी बेरूत की सड़कों पर उतरे। हाथों में लेबनान के झंडे और तख्तियां पकड़े इन लोगों ने एक रैली की और उनके विरोध में नारे लगाए। इन लोगों ने साद अल हरीरी के फिर से पद संभालने पर कड़ा एतराज जताया। 2 बार लेबनान के प्रधानमंत्री रहे साद अल हरीरी को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर पिछले साल हुए प्रदर्शनों के बाद अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। लद्दाख में चीन के साथ सीमा पर तनातनी के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिक्किम में एलएसी के पास सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। इतना ही नहीं, इस मौके पर रक्षा मंत्री एलएसी के पास शेरथांग में शस्त्र पूजा भी करेंगे, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बनाए गए एक पुल का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे के साथ 2 दिन के ईस्टर्न कमांड के दौरे पर आए रक्षा मंत्री सबसे पहले पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मौजूद सुकना मिलिट्री कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार के दौरान वोट मांगने के लिए नेता हर किसी के पैरों में गिर रहे हैं। ताजा वाकया कांग्रेस से बीजेपी में गए नेता प्रद्युम्न सिंह तोमर का है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता के सामने घुटने के बल बैठकर वोट मांगते नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न कांग्रेस कार्यकर्ता को अपनी तरफ मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिंधिया के साथ बीजेपी में गए और ऊर्जा मंत्री बने प्रद्युम्न सिंह तोमर समर्थन पाने के लिए कांग्रेस नेता रघुनाथ सिंह तोमर के घर गए और वोट के लिए उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने मंदिरों के बाहर आंदोलन किया। विश्व हिंदू परिषद में मुंबई के मुंबा देवी मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वीएचपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बहस भी हुई। महाराष्ट्र में मंदिर पिछले 7 महीने से बंद है, जिन्हें खुलवाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। हरियाणा के भिवानी में एक कपड़ा फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग इतनी खतरनाक थी कि उसे बुझाने में दमकल की 9 गाड़ियों को लगना पड़ा, क्योंकि आग फैक्ट्री के चारों तरफ फैल चुकी थी, जिसके बाद फैक्ट्री के अंदर से आग की डरा देने वाली लपटें निकलती दिखाई दी। आग के साथ निकलने वाले काले धुएं ने इलाके के लोगों को खौफ से भर दिया। घटना की सूचना पर वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गईं, लेकिन आसपास झाड़ियां ज्यादा होने की वजह से फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग बुझाने में काफी परेशानी पेश आई, जिसके बाद वहां खुदाई करने वाली एक मशीन मंगवाई गई और उससे वहां की झाड़ियों को साफ किया गया, जिसके बाद किसी तरह आग बुझाई जा सकी। एक खाली प्लॉट था, उसके साथ में रास्ता बनाया गया। रास्ता बना के दमकल गाड़ियां दादरी से बुलाई गई। आग बुझाने के लिए फैक्ट्री की एक दीवार भी गिरानी पड़ी। इस हादसे में अंदर मौजूद सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की वजह से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया गया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली के लिए एकजुट हुए 7 दलों के गठबंधन की अगुवाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला करेंगे, जबकि दूसरे नंबर पर गठबंधन का नेतृत्व महबूबा मुफ्ती करेंगी। इस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर के पुराने झंडे के इस्तेमाल का भी ऐलान किया है। गठबंधन की बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो देश विरोधी नहीं है, बल्कि बीजेपी विरोधी है। ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा बीजेपी कर रही है कि ये जो गुपकार के ये लोग हैं, ये एंटी नेशनल हैं, ये पीपल्स अलायंस जो है ये एंटी नेशनल है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये एंटी नेशनल नहीं है, ये एंटी बीजेपी ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कोशिश की है इस वतन के कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली मिलियामेट करने की। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 दोबारा लागू करने की महबूबा मुफ्ती की मांग को शिवसेना नेता संजय राउत ने बेकार बताया। संजय राउत ने कहा कि 370 जम्मू कश्मीर से हट गया है, जो दोबारा अब नहीं लगाया जा सकता। 370 पर शिवसेना का रुख पहले से साफ था। शिवसेना की ओर से महबूबा के मांग के उठाने के बाद प्रदर्शन भी हुए, लेकिन उधर कांग्रेस सरकार पर 370 के मामले पर राजनीति का आरोप लगा रही है, क्योंकि बीजेपी और पीएम मोदी की ओर से बिहार चुनाव में 370 का जिक्र किया गया है। 370 नहीं हटेगा, जो उनका जो मांग है ना 370 हट गया है, अब वापस नहीं आएगा। कोरोना के बीच वियतनाम में आई बाढ़ वहां जमकर तबाही मचा रही है। इस बाढ़ में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं।
मध्य वियतनाम में आई इस बाढ़ को वहां बीते कई साल में आई सबसे खतरनाक बाढ़ बताया गया, क्योंकि मध्य वियतनाम का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह इस बाढ़ की चपेट में आ चुका है। वहां से बाढ़ की जो डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, उनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आया। रिहायशी इलाके टापुओं में तब्दील हो गए। कई फीट पानी भरने से लोगों के मकान पानी में ही समा गए। कईयों की तो सिर्फ छतें ही नजर आईं। अस्पतालों तक में पानी भर गया। इस बाढ़ में हजारों लोग बेघर हो गए। जो बाढ़ में फंसे रह गए वो भी खाने पीने और रहने की दिक्कतों से जूझते दिखाई दिए। बाढ़ में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। सड़कें नदियों में बदल गईं। लोग नावों के जरिए आते जाते दिखाई दिए। बारिश और बाढ़ के साथ वहां जमीन खिसकने से भी भारी तबाही हुई। रास्ते बंद होने से कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह कट गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना राष्ट्रपति शासन के बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराना मुमकिन नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा है। बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है और हिंसा की राजनीति है, भ्रष्टाचार है, अराजकता है और एक वो ऐसा प्रदेश है जहाँ पर नौकरशाही का अपराधीकरण हो गया है। पहले मैं कहता था कि राजनीतिकरण है, पर अब विपक्ष के लोगों को प्राइवेट शूटर हायर करके अधिकारियों के संरक्षण में हत्या करवाना, ये मैं नहीं समझता देश की राजनीति में हुआ, पर ये बंगाल में प्रारंभ हो गया और ये बहुत चिंताजनक है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां विजयदशमी के पावन मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज पूरा देश विजयदशमी का त्योहार मना रहा है और ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ दशहरा पूजा करने के लिए विराजमान हो चुके हैं और उनके साथ साधु संत भी यहां पर मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है और कोरोना की वजह से ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं नजर आ रही है। और ये देखिए, बच्ची भी पूजा में शामिल है। ये किस तरह से छोटी बच्ची के इस वक्त पैर धो रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज दशहरे का त्योहार है और योगी आदित्यनाथ पूजा कर रहे हैं और पूजा की शुरुआत उन्होंने एक छोटी सी बच्ची के पैर धोकर की। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दशहरा पूजा कर रहे हैं। छोटी बच्ची जिसने मास्क भी पहना हुआ है, कोरोना का पूरा ख्याल रखा गया है। और ये देखिए किस तरह से बच्ची के पहले पैर धुए, फिर उसको टीका लगाया और अब यहाँ पर फूलों की माला बच्ची को पहनाई जा रही है। आज पूरा देश विजयदशमी मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। और अब हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यूपी से, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं और दशहरा पूजा कर रहे हैं। और पूजा की शुरुआत उन्होंने एक अलग अंदाज में की। एक छोटी सी बच्ची के पैर धुए, फिर उसको टीका लगाया, माला पहनाई और इस तरह से एक नए अंदाज में सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। कन्या पूजा करते हुए यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। आज नवरात्रि खत्म हो रही है और इसके बाद कन्या पूजा की जाती है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर छोटी छोटी बच्ची जिनको देवी का रूप माना जाता है, उनकी पूजा करके उनको चुनरी उड़ा रहे हैं और तिलक भी लगाया। बेहद खूबसूरत तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। आज दशहरा है और ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों की पूजा करते हुए, उनके पैर धोते हुए, माला पहनाते हुए, चुनरी उड़ाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। एक बार फिर चीन का नापाक मंसूबा जो बेनकाब हुआ है और इसे बेनकाब किया है सैटेलाइट से मिली तस्वीरों ने। सैटेलाइट तस्वीरों से डोकलाम के पास तिब्बत वाले इलाके में चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। चीन अपना हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए 3+1 एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है। यह हवाई अड्डा डोकलाम से 230 किलोमीटर दूर है, जहां 2017 में भारत और चीन के सैनिकों की भिड़ंत हुई थी। जाहिर है एलएसी पर कुचक्र और साजिश रचने से बाज नहीं आने वाला चीन अब भारतीय सीमा के पास अपने हद में रहकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। वहीं चीन की साजिश का पता चलते ही भारत चौकन्ना हो गया।
भारत के खिलाफ चीन की नई साजिश का खुलासा। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ चीन की नई साजिश का खुलासा। डोकलाम के पास चीन बना रहा है नया एयरपोर्ट। इस वक्त आप जो नक्शा देख रहे हैं वो चीन की इसी नई साजिश का सबूत है। लद्दाख जय पर्व है, सारे समाज में आनंद है, लेकिन कोरोना के कारण बंधन भी है। उत्सव का हर्ष मन में रखते समय ही इस पूरे कोरोना की कालावधि में उस बीमारी के कारण अथवा इस विशिष्ट परिस्थिति में अन्य कारणों से भी जो बंधु विदा हो गए दुनिया से, उनके स्मरण का विषाद भी है। और इसलिए एक विचित्र परिस्थिति है और उसका कारण हम सब जानते हैं। कोरोना की महामारी उसका कारण है। पिछले मार्च महीने के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद बहुत सारे विषय चर्चा में थे दुनिया के, देश के, लेकिन वो सारे दब गए और उनकी चर्चा का स्थान इस महामारी की चर्चा ने ले लिया। अपने देश में भी घटनाक्रम समाज की और माध्यमों की चर्चा की दृष्टि से या हमारे अपने चिंतन के लिए भी कोई कम रोचक नहीं रहा है। विजयादशमी के पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया। संसद में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई। बाद में विजयादशमी के बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का असंदिग्ध निर्णय राम जन्मभूमि के बारे में आया और एक इतिहास बना। एक मत से निर्णय था, सारे देश ने स्वीकार किया और बहुत सुंदर वातावरण में समझदारी के साथ, संयम के साथ समाज ने उसको स्वीकार किया। हर्षोल्लास का होने के बाद भी संयम के साथ मनाया और बिल्कुल 5 अगस्त में और राम मंदिर निर्माण के आरंभ का जो पूजन हुआ उसमें भी, और हमने उस वातावरण के पवित्रता को, भव्यता को, उल्लास को भी देखा, साथ साथ इस संयम और समझदारी को भी देखा। बाद में फिर नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून, वो संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। अपने पड़ोसी देशों में 2-3 देश ऐसे हैं जहां पर सांप्रदायिक कारणों से उस देश के निवासियों को प्रताड़ित किया जाने का इतिहास है और उन लोगों को जाने के लिए दूसरी जगह नहीं, वो भारत में आते हैं। तो वहां से विस्थापित, पीड़ित होकर आते हैं, यहां पर वो जल्दी बच जाए, ठीक से बच जाए, इसलिए उस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का वो प्रावधान था। जो भारत के नागरिक है उनके लिए उसमें कुछ खतरा नहीं था। बाहर से जो आते हैं भारत में और नागरिक बनने की इच्छा उनकी है, तो उसके लिए भी कानून में पहले से प्रावधान है, ऐसे लोग भी बन सकते हैं। वो पूरी प्रक्रिया करने के बाद, वो प्रक्रिया वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदल नहीं है। परंतु अब कानून का विरोध भी करने वाले लोग थे, राजनीति में तो चलता ही है। उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि इस देश की मुसलमानों की संख्या न बढ़े, इसलिए नियम लाया गया। तो उसके चलते और उसका अच्छा विरोध शुरू हो गया, प्रदर्शन आदि होने लगे, देश के वातावरण में तनाव आ गया। उसका क्या उपाय करना, इसका सोच विचार पूरा हो, कुछ कृति हो, इसके पहले वो सारा और दब गया कोरोना आने के कारण।
मनों में जो सांप्रदायिक आँच थी वो मन के मन में रह गई। उसका उपाय होने के पहले ही कोरोना की परिस्थिति आ गई। ऐसा यानी होती इन विषयों की चर्चा जितनी और उस पर प्रतिक्रियाएं उतनी नहीं हुई सर्वसामान्य व्यक्ति के और माध्यमों की चर्चा में भी, और कोरोना ही छाया रहा। ऐसा सारी दुनिया में ऐसा ही दिखता है। बहुत सारी घटनाएं होती रही है, आज तक होती रही है, लेकिन अधिक चर्चा और ये कोरोना की ही रही है। एक बात हम कह सकते हैं कि सारी परिस्थिति में प्रत्यक्ष कोरोना बीमारी से होने वाला नुकसान भारत में कम है। इसके कारण है कोरोना की ये जो बीमारी है वो कैसे फैलेगी, क्या फैलेगी, इसका अनुमान पहले ही करके हमारे शासन प्रशासन ने बड़े सावधानी से जनता को सचेत किया। सावधानी के लिए नियम लगाए, सावधानी के लिए उपाय भी बताए, और केवल बताए नहीं, उन उपायों का निर्वहन हो, अमल हो, इसकी बहुत तत्परता से योजना की। माध्यमों की भी सहायता इसमें हुई। उन्होंने जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया इस सारे परिस्थिति का, तो जनता में एक जरूरत से ज्यादा भय भी आ गया। लेकिन उसका लाभ भी यह हुआ कि इन सब नियमों का पालन करने में जनता अतिरिक्त सावधान रही। ये सारे देश पर संकट है, सारी दुनिया पर संकट है। इसको ध्यान में लेकर सब लोग इसके प्रतिकार में लग गए। सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक, शुश्रूषा करने वाले, नर्सिंग वगैरह करने वाले सारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा करने वाले कर्मचारी उच्चतम कर्तव्य बोध के साथ रुग्णों की सेवा में जुट गए। रात दिन परिश्रम करते रहे। स्वयं को कोरोना वायरस की बाधा होने का खतरा उठाकर करते रहे। अपने घर वालों से महीने महीने दूर रहकर उन्होंने काम किया। नागरिकों ने भी अपने समाज के बंधुओं की सेवा के लिए जो करना था स्वयं स्फूर्ति के साथ, कोई बहुत बड़ा आह्वान वगैरह किसी को नहीं करना पड़ा। सावधानी के तो आह्वान हुए, उसका पालन भी किया लोगों ने, लेकिन सेवा करने के लिए आह्वान नहीं हुआ। जिनको करना था वो लग गए, और जिनको करना था वो लग गए, यानी लगभग सारा समाज अपनी तो चिंता की ही, लेकिन दूसरों की भी चिंता करने में जुट गया। यानी जो पीड़ित लोग थे उन्होंने अपनी पीड़ा को भूलकर दूसरों की सेवा की। इसके भी कई उदाहरण पहली बार सामने आ गए। सहायता लेके जाओ तो उस घर के लोग कहते हैं कि हम और 7 दिन चला ले सकते हैं, हमारे पास वालों के पास अभी कुछ नहीं हो, उनको पहले दीजिए। पूजनीय बाला साहब के भाषण में एक बार बात आई थी, सार्वजनिक भाषण में, दाई नीड इज ग्रेटर, ऐसी एक कहानी। वो दाई नीड इज ग्रेटर का उदाहरण हमको इस बार स्वतंत्रता के बाद पहली बार देखने को मिला पूरे समाज के आचरण। गड़बड़ियां करने वाले लोग नहीं थे, ऐसा नहीं। लोगों की कठिनाइयों का फायदा उठाने वाले स्वार्थ साधक लोग नहीं थे, ऐसा नहीं। उसके कारण कठिनाई, नुकसान ये भी हुआ, लेकिन बड़ा चित्र तो शासन, प्रशासन, जनता, इनका परस्पर विश्वास, परस्पर सहयोग, स्वयं स्फूर्ति से मन में सेवा भाव लेकर जो बनता है समाज के लिए वो करना। मातृशक्ति भी लग गई। बिना कहे भोजन पकाकर और पहुंचाने लगी, मास्क बनाकर और मुफ्त में बांटने लगी। ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं।
हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद शायद इस प्रकार का अनुभव विशेषकर अपनी नई पीढ़ी ने ये पहली बार लिया होगा। अपने समाज की एक रसता का, सहज करुणा का, शील प्रवृत्ति का, संकट में परस्पर सहयोग का, इनको सबको सोशल कैपिटल ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं। लेकिन हमारे देश में ये हमारा सहज और सांस्कृतिक धन है। हमारे परंपरागत कुछ रिवाज है, जीने का तरीका है, हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां है आयुर्वेद जैसी, कुछ आदतें डाली है घरों के संस्कारों में। हर बार हम बाहर से आते, पैर धोकर अंदर जाते, हाथ धोकर किसी वस्तु को हाथ लगाते, ऐसी छोटी छोटी आदतें, ये सारा हमारा सांस्कृतिक संचित जो है उपकारक, वो हमारे परिचय में फिर से एक बार आ गया। हम भूल रहे थे इसको। और वो सब सहजशील है हमारा, करुणा के स्वभाव का, सेवा के स्वभाव का, वो बड़ा वेग से सारे समाज के हृदय से प्रकट हुआ और सारा समाज एक होकर सक्रिय हुआ। इस अनुभूति को हमने शायद पहली बार पाया है। सेवा में रत जिनके नाम सबको मालूम है, जिनके नाम किसी को मालूम नहीं, सेवा कर रहे अभी तक, आगे भी करेंगे, सेवा करते करते बलिदान हो गए, ऐसे सब अपने समाज के बंधु भगिनी, चिकित्सक, सब प्रकार के कर्मचारी, समाज के सभी वर्गों से आने वाले सेवा परायण घटक ये अभिनंदन के पात्र है। और जिन्होंने सेवा करते करते अपना बलिदान दिया, वो सारे हुतात्मा, उनके स्मरण में, उनकी पवित्र स्मृति में हम अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। परिस्थिति अभी पूरी गई नहीं, चल रही है, लेकिन चरण बदल गया है। महानगर संघ चालक जी के प्रास्ताविक में उल्लेख था, अब लोग जो गए थे वापस आने लगे हैं, रोजगार अपना बंद करके गए थे अपने अपने गांव, वापस आने लगे। बहुत अधिक प्रमाण वापस आने वालों का है, लेकिन आने के बाद उनको वहां रोजगार है ही जो पहला था, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनको अपना रोजगार बदलना पड़ेगा, नए रोजगार का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। बहुत सारे वापस हो गए, लेकिन सब वापस नहीं हो गए, इसलिए वहां भी कुछ खाली जगह होगी। वहां पे जो रोजगार है वो रोजगार सिखाने की व्यवस्था चाहिए। जो अपने गांव में ही रहने का निश्चय करके वहीं अभी टिके हैं या आसपास के छोटे शहरों में जाकर रोजगार ढूंढेंगे, उनके लिए भी रोजगार की समस्या है। रोजगार देना, रोजगार का प्रशिक्षण देना और रोजगार का सृजन करना, इस सेवा की आवश्यकता है। इतने दिन शिक्षा बंद रही, विद्यालय बंद रहे, फीस नहीं मिली, तो विद्यालय संचालकों के सामने फीस का पैसा न मिलने से स्कूल चलाने की समस्या है। शिक्षकों को वेतन कहां से देंगे, इसकी समस्या है। शिक्षकों का वेतन बंद रहा तो अभी भी पूरा वेतन देने की सबकी स्थिति नहीं है, तो अब घर कैसे चलाएं, इसकी समस्या उनके सामने है। छात्र पढ़ाई में पिछड़ गए, ये एक बात है, और अब फिर से विद्यालयों में जाने लगेंगे तो जिनके रोजगार गए ऐसे अभिभावकों के पास उनकी फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए उनके शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षकों के उदर निर्वाह की व्यवस्था करना, विद्यालयों के निर्वहन की व्यवस्था करना, ये एक सेवा का आयाम ध्यान में आता है। और ये सारी परिस्थिति है, धीरे धीरे इसमें से हम बाहर आने वाले हैं, लेकिन तब तक जो तनाव है, उस तनाव के कारण समाज में, परिवारों में
अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, निराशा आती है। उसमें से एक तरफ अपराधों में बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है, दूसरी तरफ आत्महत्या की ओर व्यक्ति बढ़ते हैं। ये तीनों विकृतियां न आए, कठिनाई में भी, कष्टों को झेलते हुए भी सामाजिक पारिवारिक जीवन स्वस्थ रहे, इस प्रकार का सलाह परामर्श समुपदेशन उसकी आवश्यकता है। स्वयंसेवक तो ये काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक आवश्यकता है, तब तक सेवा उनका स्वभाव है। समाज के सभी अन्य लोगों को भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि लंबे समय तक सेवा करनी पड़ेगी। इस आवश्यकता को समझकर वो अपने प्रयास जारी रखेंगे, ऐसा विश्वास है। अभी तक कोरोना के लड़ते समय समाज ने जो अपना दम दिखाया, ये एक तरह से दम की लड़ाई है, क्योंकि कोरोना के बारे में बहुत जानकारी नहीं है दुनिया में। रूप बदलने वाला विषाणु है, इसकी घटना बदलती है, बहुत शीघ्र फैलता है, बहुत शीघ्र पकड़ता है, लेकिन हानि का प्रमाण कम है। हानि करने की उसकी क्षमता अन्य विषाणुओं के तुलना में कम है। इतना ही दुनिया में उसकी जानकारी है। इसलिए लंबे समय तक इसके साथ रहना पड़ेगा, इसको जीतना पड़ेगा। तो उस दम को कायम रखते हुए इस दम की लड़ाई में हम कोरोना को पराजित करेंगे, इस संकल्प के साथ वो सेवा जारी रखनी चाहिए। इस वातावरण के आर्थिक सामाजिक परिणामों से अपने बंधुओं का और स्वयं का बचाव करते रहना चाहिए। उसके लिए जो जो आवश्यक है वो सब करना चाहिए। कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहना, दक्षताएं उनका पालन करना, इसकी आवश्यकता है। अब धीरे धीरे जीवन तो रुक नहीं सकता, बंद तो नहीं रह सकता, तो उसका खुलना प्रारंभ हो गया है। व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, आर्थिक व्यवहार, ये सब शुरू हो रहे हैं और शुरू होने पड़ेंगे, रुकिए नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा जब शुरू होता है तो कोरोना से बचने के सारे नियम अनुशासन और कोरोना से समाज को बचाने के लिए आवश्यक कर्तव्य, सेवा आदि, इसका निर्वाह हमको सतत करना पड़ेगा। ये दायित्व हम सभी का है। ये जो नया रूप समाज का हमने देखा, एकजुट खड़ा होकर, और जितना बड़ा संकट है उससे बड़ा रूप धारण किया समाज की सेवा ने, उसको जब हम देखते हैं तो कई और बातें ध्यान में आती हैं। अंतर्मुख होकर विचार हुआ, केवल अपने समाज में नहीं, सारे विश्व में ही ऐसा हुआ। सिंहावलोकन, आत्मावलोकन करने लगे लोग, और इसलिए एक शब्द बार बार सुनाई देता है आजकल, न्यू नॉर्मल, ऐसा कहते हैं। यानी क्या, कि इस परिस्थिति ने हमको कुछ अनुभव दिया। एक तो बात है कि कृत्रिम बातें जो हमारे जीवन में घुस गई थी, वो हमको जबरदस्ती बंद करनी पड़ी, और ये ध्यान में आया है उनके बंद होने से नुकसान कुछ नहीं, फायदा है। अब कल ही एक बात सुनी, एक सज्जन के घर विवाह के लिए जाना है कुछ दिनों के बाद, लेकिन ये परिस्थिति चलेगी ऐसा मानकर उन्होंने और उसकी व्यवस्था की है। तो वर पक्ष वधू पक्ष दोनों की ओर से आने जाने वालों की संख्या कम है। जो आने वाले हैं उनको भी वो एक दिन सबको नहीं बुलाएंगे, वो उनके समूह बनाकर अलग अलग दिन बुलाएंगे ताकि भीड़ न हो। मास्क वगैरह सारी बातों का और व्यवस्था वगैरह सब ठीक रहेगी, देखेंगे। तो ये सब वो बता रहे थे कि आप आएंगे तब ऐसा देखेंगे। और उन्होंने कहा ये सब हुआ तो सारी फिजूल खर्ची हमारी टल गई, और हम दोनों तरफ के, यानी वधू पक्ष और वधू पक्ष, वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों को, और 3-4 लाख रुपए खर्चे की बचत हो गई। तो ऐसी बातें तो हमारे ध्यान में आई। हम जिन बातों के बिना रह नहीं सकते थे, ऐसा हमको लगता था, उन बातों को छोड़कर हम रहे। आवश्यक क्या है, अनावश्यक क्या है,
इसका आईना हमारे सामने खड़ा हो गया। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, कृत्रिम क्या है, वास्तविक क्या है। वास्तविक बातें चलती रही, कम मात्रा में चली होगी लेकिन चलती तो रही। ये सारा हमने देखा, उसका विवेक हमको एक तरह से फिर से मिलने के लिए आया, हमने उससे फिर से भेंट की। और ऐसा चलने के कारण हमने देखा कि 8-10 दिन के बाद ही हवा में हमको ताजगी का अनुभव हुआ। ये सर्वसामान्य प्रतिक्रिया है सारे देश में। नदियों नालों के पानी में हमने स्वच्छता देखी, क्योंकि जो बातें बंद हो गई उसके कारण वहां गंदगी छोड़ना भी बंद हो गया। हमने अनेक प्रकार के पक्षी अनेक वर्षों के पश्चात फिर से खिड़की के बाहर हरियाली पर बगीचे में देखे। ये आनंद हमको मिला, अनावश्यक हमने छोड़ दिया, और जो आवश्यक हमने इन बातों के चलते दूर किया था, इसको भयवश क्यों न हो, मजबूरीवश क्यों न हो, अपनाया तो उसका आनंद हमको मिला। सारे विश्व में ये अनुभव है। अपने जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है उसका महत्व फिर से ध्यान में आ गया, स्वच्छता का महत्व ध्यान में आ गया। पुराने अपने और उपचार पद्धति में जो दवाइयां बताई है, हमारे आंगन के पेड़ पौधों का क्या उपयोग है, ये हमारे ध्यान में आ गया। और इसलिए अभी विचार शुरू हो गया है कि ये जो पुराना उपयोगी हमने गलती से छोड़ दिया था, अभी फिर से मिल गया है। देश काल सुसंगत रूप में उसका आचरण फिर से कैसा करे, उन बातों का महत्व, उन बातों की शाश्वतता हमारे ध्यान में आई है। हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर वापस आकर आचरण करना कितना उपयोगी है, यह हमारे ध्यान में आ गया है। कुटुंब व्यवस्था की महत्ता, पर्यावरण के साथ मित्र बनकर जीने का महत्व, ये दिखता है पूरे विश्व में। सोचने की दिशा में परिवर्तन आया है। अब ये परिवर्तन ऐसा ही आगे चलेगा कि परिस्थिति सामान्य होते ही फिर से पहले जैसा लोग व्यवहार करने पड़ेंगे, लगेंगे, ये तो देखने की बात है। लेकिन एक बार तो कोरोना की मार ने ऐसी कुछ सार्थक बातों की तरफ हमारा ध्यान खींचा है। और इसलिए हम देखते थे कि ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल मार्केट की बात हो रही थी। मनुष्य के जीवन को दिग्दर्शित बाजार करेंगे और इसलिए विश्व का एक बाजार होने से मानवता की एकता हो जाएगी, ऐसा चल रहा था। अब संवाद में अंतर आ गया। अब संवाद जो चलता है उसमें अपने अपने राष्ट्र को अच्छा करना और उस राष्ट्र की विशिष्टता को साथ लेकर उसको सुरक्षित रखकर अपने राष्ट्र के द्वारा विश्व के जीवन में सकारात्मक योगदान होना, इसी से मानव जीवन सुखी, संपन्न, शांति युक्त और समरसता युक्त बनेगा। ये बात सबके और ध्यान में आ गई है। और इसलिए हमको भी सोचना पड़ेगा। हमारे मूल्यों से, परंपराओं से, शाश्वत ज्ञान से फिर से भेंट हुई है, लेकिन इतने दिन हमने उनको नहीं अपनाया तो हम थोड़ा उनका स्वरूप, अर्थ आदि भूल गए हैं। हमको विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में वो क्या है, तब हम उसको अपना सकेंगे, अपना और मानव जीवन का हित कर सकेंगे। जैसा मैंने कहा, जीवन तो नहीं थमा, कोरोना ने हमको रोक दिया, जीवन को तो नहीं रोक सकते। जीवन की अनेक बातें चलती रही। अब ये सारी कोरोना महामारी में चाइना का नाम आता है, वो पता नहीं क्या है, संदिग्ध नहीं, निसंदिग्ध कुछ नहीं, शंकाएं हैं, संदिग्धता है। लेकिन चीन ने इस कालावधि में अपने और सामरिक बल के गर्व में, अभिमान में हमारी सीमाओं का जो अतिक्रमण किया और जिस प्रकार व्यवहार किया और कर रहा है, केवल हमारे साथ नहीं, सारी दुनिया के साथ,
वो तो सारी दुनिया के सामने स्पष्ट है। इसके पहले भी आया है, उसका स्वभाव विस्तारवादी है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इस बार जैसे एक साथ उसने ताइवान के साथ, वियतनाम के साथ, अमेरिका के साथ, जापान के साथ, भारत के साथ साथ ही एक साथ झगड़ा मोल लिया। कुछ उसके अपने कारण होंगे, लेकिन सबके ध्यान में फिर एक बार आ गया। लेकिन और एक अंतर ऐसा है कि इस बार भारत ने उसकी जो प्रतिक्रिया दी, उसके कारण वो सहम गया, धक्का मिला उसको एक, क्योंकि भारत तन के खड़ा हो गया। भारत की सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया, भारत के नागरिकों ने अपने देशभक्ति का परिचय दिया। सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से वो ठिठक जाए इतना धक्का तो उसको मिला है। और उसके चलते दुनिया के बाकी देशों ने भी चीन को अब डांटना शुरू किया है, खड़ा होना उसके सामने शुरू किया है। और इसलिए हमको अधिक सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नहीं सोची थी उसने ऐसी परिस्थिति उसके सामने खड़ी हो गई, उसकी प्रतिक्रिया में वो क्या करेगा पता नहीं। और इसलिए इसका उपाय क्या है? सतत सावधानी, सजगता और तैयारी। सामरिक तैयारी में, आर्थिक अपनी स्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनय में, अपने संबंधों में और पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों में हमको चाइना से शक्ति में, व्याप्ति में बड़ा होना पड़ेगा। दूसरा उपाय नहीं है, हमको ये करते रहना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो हम चाइना को रोक सकते हैं। पड़ोसी देश ब्रह्मदेश है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये केवल हमारे पड़ोसी थोड़े हैं, ये तो हजारों वर्षों के साथ हमसे संबंधित लगभग हमारी प्रकृति वाले, हमारे स्वभाव वाले देश हैं। तो इनके साथ जल्दी हमको जोड़ लेना चाहिए। मतांतर तो होते ही है, मतभेद होते हैं, विवाद के विषय भी होते हैं। सीमाएं जब लगती है तो विवाद होते ही है, घर एक दूसरे को लगता है तो कुछ तो विवाद छोटा बहुत रहता ही है। इन सारी समस्याओं से मनमुटाव न होने देते हुए हमको इनको दूर करने का प्रयास अधिक गति से करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सबसे मित्रता करने वाले हैं, हमारा स्वभाव किसी से लड़ने का नहीं है। लेकिन हम मित्रता करने वाले हैं, इसका मतलब हम दुर्बल नहीं है। हमारी मित्रता की वृत्ति को दुर्बलता समझकर, और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम चाहे जैसे झुका सकते हैं इनको, हम चाहे जैसे इनको मोड़ सकते हैं, उनकी गलतफहमी कम से कम अब तो दूर हो गई होगी। हमारी सेना की देशभक्ति, वीरता, हमारे शासनकर्ताओं की आज की स्वाभिमानी नीति और भारत के लोगों का ऐसे प्रसंगों में एकजुट खड़ा होकर नीति धैर्य के साथ आने वाली परिस्थिति का मुकाबला करना, चीन को यह पहली बार अनुभव मिला होगा, उससे उसने समझ जाना चाहिए। ऐसा मानस जो मन में रखते हैं उनको सबको समझना चाहिए कि इतने कच्चे हम नहीं है। ऐसी कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम लोगों की सजगता, तैयारी और दृढ़ता किसी प्रकार कम नहीं पड़ेगी। सारे राष्ट्र में आज यह आत्मविश्वास की हवा चल रही है। हमको उस सजगता को, उस सावधानी को, उस एकता को बनाए रखना पड़ेगा और अपनी तैयारी को बढ़ाते रहना पड़ेगा, क्योंकि केवल एक चीनी ही नहीं है जिसके कारण ऐसा विचार करना है। अपनी सीमाओं की बाह्य सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उसकी उसी दृष्टि से, देश की सुरक्षा की दृष्टि से ही अंतर्गत सुरक्षा भी इतनी ही महत्वपूर्ण है।
पिछले साल भर में जो हुआ उसको जरा विश्लेषक नजर से आप देखिए तो आपके समझ में आएगा। समाज की सावधानी, शासन प्रशासन की तत्परता कितनी महत्वपूर्ण है, ये सब ध्यान में आता है। अपने यहाँ प्रजातंत्र है, इसलिए अनेक दल है। दल है तो विरोध है। सत्ता में जो है वो सत्ता से बाहर हो और हमको वो सत्ता मिले, ऐसी महत्वाकांक्षा रखना ये प्रजातंत्र की एक विशेषता है। यानी वो चलता है प्रजातंत्र में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता का खेल है। तो सत्ता के बाहर है वो प्रयास करते हैं कि अभी नहीं तो कम से कम अगले चुनाव में तख्ता बदल जाए और हम बैठे जहां वो बैठे, उसके लिए चाले चलते हैं, चलता है। परंतु इसमें भी एक विवेक है ना। हम एक देश के लोग हैं, हमारी आपस में स्पर्धा हो सकती है, हमारा आपस में युद्ध नहीं हो सकता। चुनाव ये कोई दुश्मनों की लड़ाई नहीं है, चुनाव एक स्पर्धा है। स्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए, स्वस्थ हो, स्वस्थतापूर्वक चले, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारे इन दांव पेचों के कारण समाज में विभाजन पैदा होता है, दूरियां बढ़ती है, समाज के दो वर्गों में कटुता पैदा होती है, तो ये ठीक नहीं है, ये राजनीति नहीं है। और ऐसी परिस्थितियों का लाभ लेकर भारत को दुर्बल बनाने के लिए, खंडित रखने के लिए, भारत के समाज को विभाजित, मनमुटाव भरा, भेदों से जर्जर समाज बनाने के लिए उत्सुक ऐसी शक्तियां है, दुनिया में भी है, भारत में भी है, भारत में उनके हस्तक भी है। अपनी विविधताओं को वो भेद बताते हैं और आपस में झगड़ा लगाते हैं। और ऐसी जो घटनाएं होती है उससे इसलिए वो घटना हो ही नहीं। समाज में अत्याचार क्यों हो, विषमता का व्यवहार क्यों हो, ये होना ही नहीं चाहिए। इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा देश है, एक आध बार हो भी गया तो भी शासन को तुरंत तत्परता पूर्वक दौड़कर अपराधियों को पकड़ लेना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिए। समाज का इसमें सहयोग होना चाहिए। हम लोगों की कृति, समाज की कृति इन घटनाओं की प्रतिक्रिया देते समय राष्ट्रीय एकात्मता का ध्यान व सम्मान रखकर समाज में विद्यमान सभी पंथ, प्रांत, जाति, भाषा आदि विविधताओं का सम्मान रखते हुए उस संविधान कानून की मर्यादा के अंदर ही अभिव्यक्त हो, यह अत्यंत आवश्यक है। अपने देश में ऐसे लोग हैं जो स्वांग रचते हैं, जिनकी निष्ठा इन बातों पर बिल्कुल नहीं है। वो संविधान के विरुद्ध कानून को ताक पर रखकर हिंसा करते हुए नजर आते हैं। भारत तेरे टुकड़े हो ऐसी घोषणा करते हैं, नजर आते हैं। लेकिन वो ऐसे प्रसंगों में अपने आप को संविधान, धर्मनिरपेक्षता आदि आदि के बड़े रखवाले बताकर और ये समाज को तोड़ने की कार्रवाई करते रहते हैं, समाज को उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं। अपने देश का संविधान प्रदत्त करते समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो दो भाषण हुए, उसमें उन्होंने जिन तरीकों को ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है, अराजकता का व्याकरण कहा है, ऐसी बातें सिखाने। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक आत्मघाती हमले में 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 57 लोग घायल हो गए। बताया गया कि हमलावर एक शिक्षण संस्थान में घुसने की कोशिश कर रहा था और जब उसे वहां तैनात सुरक्षा गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो उसने खुद को उड़ा लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हमले में घायल लोगों को फौरन एम्बुलेंस से पास के कई अस्पतालों में पहुंचाया गया। थोड़ी ही देर में अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस की लाइन लग गई।
सभी घायलों का वहां पहुंचते ही तुरंत इलाज शुरू करवा दिया गया। हालांकि कुछ लोग वहां पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ चुके थे, जिनके शव अस्पताल के फर्श पर पड़े दिखाई दिए। People has been killed in this event and 45 others were injured. Those people who were injured are transferred to different hospitals. अभी किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं तालिबान ने भी इसमें अपना हाथ होने से इनकार किया। हालांकि वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने इस साजिश के पीछे आतंकी संगठन ISIS का हाथ होने की आशंका जताई। प्रधानमंत्री मोदी आज 11 बजे मन की बात करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम का ये 70वां मन की बात कार्यक्रम होगा। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र 31 अक्टूबर से शुरू होगा। ये विशेष सत्र 2 दिन तक चल सकता है। इस सत्र में कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब सरकार की तर्ज पर संशोधन विधेयक लाए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रशासन ने पूर्व सांसद अतीक अहमद की एक और जमीन कुर्क कर ली, जिसकी कीमत 3 करोड़ से ज्यादा बताई गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उत्तराखंड में अपने पैतृक जिले पौड़ी पहुंचे और वहां एक देव पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। राजस्थान के कोटा में पानी को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें दोनों ओर के कई लोग घायल हो गए। घायलों में 5 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टास्क फोर्स और गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी के बीच झड़प हो गई। सिख संगठन 40 दिन से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लापता 328 स्वरूपों के मामले में FIR की मांग कर रहे थे, जिस पर सिख संगठनों और SGPC टास्क फोर्स के बीच हिंसक झड़प हो गई। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में दमकल विभाग ने आग बुझाने के लिए एक रोबोट उतार दिया। दावा है कि अमेरिका का पहला आग बुझाने वाला रोबोट है, जो जंग के मैदान में लड़ने वाले किसी टैंक जैसा नजर आया। दमकल कर्मी ने दूर से ही रिमोट पर कमांड दी और उस रोबोट ने एक इशारे पर हवा में कई फीट ऊपर पानी की बौछार शुरू कर दी। बताया गया कि रोबोट 1 मिनट में 9,500 लीटर पानी स्प्रे कर सकता है, जो कि फायर इंजन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। वो एक बार ईंधन भराने पर लगातार 20 घंटे तक काम कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आग लगने की सूरत में रोबोट भारी से भारी मलबे को चुटकी बजाते ही रास्ते से साफ भी कर सकता है। सामने आए वीडियो में वो एक गाड़ी को हटाता दिखा और तो और लोहे के सामान से भरे उबड़ खाबड़ रास्ते पर वो आराम से दौड़ता हुआ भी नजर आया। रोबोट में कैमरा भी लगा है, जिससे वो इमारत में लगी आग का पूरा वीडियो दिखा सकता है। दावा है कि रोबोट आग में फंसे लोगों को बचाने में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसका भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा के पास मौजूद गांव को निशाना बनाकर काफी देर तक फायरिंग की गई, जिसकी वजह से गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा। लोगों का कहना है कि अक्सर सीमा पार से फायरिंग होती है, जिसकी वजह से वो डर के साए में रहने को मजबूर हैं। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर को घेरने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने बल प्रयोग कर रोक दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पुलिस की झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस ने पानी की बौछार कर उन्हें पीछे धकेल दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इन लोगों की मांग थी कि केंद्र सरकार को कृषि बिल लाने के लिए किसानों से माफी मांगनी चाहिए। वहां पुलिस करीब 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई, जिसके बाद ये हंगामा शांत हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में लड़की से दरिंदगी की घटना के मामले पर कांग्रेस और आरजेडी पर हमला किया। उन्होंने राहुल और प्रियंका गांधी से सवाल पूछा कि वो अब होशियारपुर क्यों नहीं गए। साथ ही सुशील मोदी ने राजवल्लभ यादव और अरुण यादव की पत्नी को आरजेडी उम्मीदवार बनाए जाने पर भी सवाल उठाए। राजवल्लभ यादव नवादा से विधायक थे और अब रेप के मामले में जेल में बंद हैं, तो वहीं अरुण यादव पर भी रेप का आरोप है। कांग्रेस शासित पंजाब के होशियारपुर के अंदर अत्यंत दरिंदगी हुई। उसका अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया, उसको जिंदा जला दिया गया और उसका शव खेतों के अंदर पाया गया। मैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनसे जानना चाहता हूं, आप हाथरस तो जाना चाहते थे, परंतु आप होशियारपुर अब तक क्यों नहीं गए? पोलैंड में गर्भपात पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ हजारों लोगों ने राजधानी वॉर्सा में प्रदर्शन किया। हाल ही में वहां की सबसे बड़ी अदालत ने कुछ वजहों को छोड़कर गर्भपात कराने पर रोक लगा दी।
जिसके विरोध में हजारों लोग खड़े हो गए और इस फैसले के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को उन्हें काबू करने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वहां के कानून मंत्री के घर के बाहर जमा हो गए और उसे घेर कर वहां नारेबाजी करने लगे। कई लोग तो वहां तैनात पुलिस वालों से धक्का मुक्की करते हुए जबरन घर के अंदर घुसने की कोशिश करते भी नजर आए। इस बीच प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने पटाखे जलाकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। Brak opieki, rozdrażnienie, zbulwersowanie, jesteśmy załamani. प्रदर्शन की वजह से कई इलाकों में लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से कई लोग अपनी गाड़ियों के साथ घंटों जाम में फंसे रहे। वहां के लोग अदालत और सरकार से गर्भपात कराने पर लगी रोक के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी ने अपने 2 विधायक समेत 7 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया। जिन नेताओं को पार्टी से निकाला गया उनमें रक्सौल के विधायक अजय कुमार सिंह और बगहा से आरएस पांडे हैं। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि निकाले गए दोनों विधायकों को इस बार टिकट नहीं दिया था, लेकिन टिकट कटने के बाद भी दोनों विधायक पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की स्टार प्रचारक और संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्व राजदूत निकी रंधावा हेली ने भारत के साथ कूटनीतिक रिश्ते मजबूत बनाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कहा कि अमेरिका के भारत के साथ इतने मजबूत संबंध पहले नहीं रहे। यही नहीं, उन्होंने ट्रंप की स्मार्ट विदेश नीति का भी तारीफ की। कुछ रोज पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में भारत की हवा को बेहद खराब बताया था। And I think the other thing that's very important to this group is the relationship with India has never been stronger, ever been stronger. India is the largest democracy. It shares our values, and President Trump and President Modi get along so well. रायपुर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 28 की 28 सीट भी जीत जाएं तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि मैं इतने साल से राजनीति में हूँ, जितने हल्के शब्दों का प्रयोग इस बार कांग्रेस ने शुरुआत में किया, पहले कभी भी नहीं हुआ। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को बचाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पूरे पाकिस्तान को ही दांव पर लगा रखा है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि जिस आतंक के सौदागर को इमरान दुनिया से बचाते फिर रहे हैं, उसी अजहर मसूद ने एक बार फिर भारत के खिलाफ एक साजिश रची है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो दार्जिलिंग में मौजूद हैं और इस वक्त देश के जो जवान देश के लिए जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहां पर वो नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दार्जिलिंग की, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और आज वो सैनिकों के साथ, जवानों के साथ दशहरे मनाएंगे। और अभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप देख पा रहे हैं राजनाथ सिंह को। दार्जिलिंग से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूरा देश दशहरे का त्योहार मना रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देश के जवानों के बीच मौजूद हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जवानों को। राजनाथ सिंह की शहीदों को श्रद्धांजलि, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दार्जिलिंग की, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज दशहरे का त्योहार वो देश के जवानों के साथ मनाएंगे और उनको संबोधित करेंगे। और जो दिन की शुरुआत है, दशहरे का जो त्योहार है, कुछ इस तरह से उन्होंने अपनी शुरुआत की श्रद्धांजलि अर्पित करके देश के शहीदों को।
आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बीच कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कमलनाथ की तारीफ करते हुए एक विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ के पैरों की धूल बता दिया। ये व्यक्तित्व है कमलनाथ जी। शिवराज सिंह तो उनके पैरों की धूल भी नहीं है। सच कह रहा हूं मैं, आप ये आत्मा की बात है, कोई राजनीति की बात नहीं। कमलनाथ जी का मन सिर्फ मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने का। पंजाब के होशियारपुर में रेप और हत्या के आरोपियों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस 6 साल की दलित बच्ची के रेप और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर पहुंची, जिसके बाद वहां मौजूद लोग आरोपियों को पीटने के लिए टूट पड़े, जिससे अस्पताल के अंदर हंगामा खड़ा हो गया। आरोपियों को भीड़ से बचाने के लिए पुलिस गेट पर खड़ी हो गई और लोगों को जबरन हटाने की कोशिश करती दिखी। हालात इतने बिगड़ गए कि वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। सामने आई एक तस्वीर में अस्पताल के बाहर भी कई लोग इकट्ठा दिखे। दलित संगठन से जुड़े ये लोग आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए नारेबाजी करते रहे। आरोप है कि बच्ची का रेप करने के बाद आरोपियों ने उसे जलाकर मार दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सिक्किम में तैनात जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे और इस मौके पर वो शस्त्र पूजा भी करेंगे। बिहार में आज चुनाव प्रचार के लिए कई नेता मैदान में उतरेंगे। सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी आज कई रैलियां करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबी पर कार्रवाई की और अस्पताल समेत कई अवैध निर्माण को गिरा दिया। बीजेपी ने बिहार में अपने 2 मौजूदा विधायकों समेत 7 नेताओं पर कार्रवाई की और उन्हें 7 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। सभी पर यह कार्रवाई पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अपनाने पर की गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद पुलिस लाइन में कुछ छात्राओं को खुद की रक्षा करने के लिए ट्रेनिंग दी गई। मंचलों से वो अपने आप को कैसे बचाएं, इसके गुर सिखाए गए। जी, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छा लगा, इसमें इंटरेस्ट भी आया हम लोगों को सारी। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में दमकल विभाग ने आग बुझाने के लिए एक रोबोट उतार दिया। दावा है कि अमेरिका का पहला आग बुझाने वाला रोबोट है, जो जंग के मैदान में लड़ने वाले किसी टैंक जैसा नजर आया। दमकल कर्मी ने दूर से ही रिमोट पर कमांड दी और उस रोबोट ने एक इशारे पर हवा में कई फीट ऊपर पानी की बौछार शुरू कर दी। बताया गया कि रोबोट 1 मिनट में 9,500 लीटर पानी स्प्रे कर सकता है, जो कि फायर इंजन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। वो एक बार ईंधन भराने पर लगातार 20 घंटे तक काम कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आग लगने की सूरत में रोबोट भारी से भारी मलबे को चुटकी बजाते ही रास्ते से साफ भी कर सकता है। सामने आए वीडियो में वो एक गाड़ी को हटाता दिखा और तो और लोहे के सामान से भरे उबड़ खाबड़ रास्ते पर वो आराम से दौड़ता हुआ भी नजर आया। रोबोट में कैमरा भी लगा है, जिससे वो इमारत में लगी आग का पूरा वीडियो दिखा सकता है। दावा है कि रोबोट आग में फंसे लोगों को बचाने में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी टास्क फोर्स और गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी के बीच झड़प हो गई। सिख संगठन 40 दिन से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लापता 328 स्वरूपों के मामले में एफआईआर की मांग कर रहे थे। इसी मांग पर सिख संगठनों और एसजीपीसी टास्क फोर्स के बीच पहले धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद मामला बढ़कर हिंसक झड़प तक पहुंच गया। इस दौरान लोगों के हाथों में तलवार और डंडे दिखाई दिए। इस झड़प में कई लोग घायल भी हो गए। बताया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी की ओर से एसजीपीसी के दफ्तर के गेट पर ताला लगा दिया गया था, जिसके बाद यह हंगामा शुरू हुआ। यूपी के देवरिया में एक अनोखा दुर्गा पंडाल बनाया गया, जिसमें 9 लड़कियों ने दुर्गा के अलग अलग रूप में खुद को पेश किया, जिन्हें देखने के लिए काफी लोग जमा हुए। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। मंच पर देवी रूप में विराजमान लड़कियों के बीच तय दूरी रखी गई, जिसका लोगों के बीच सही संदेश गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे पर विवादास्पद बयान दिया था और आर्टिकल 370 को हटाए जाने का विरोध किया था। अगर जब तक हमारा अपना एजेंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और एजेंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। महबूबा के इसी बयान के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क गया। इन लोगों ने पहले तो जुलूस निकाला और फिर नारेबाजी करते हुए महबूबा का पुतला जलाया। महबूबा मुफ्ती हाय हाय। बीजेपी नेता जावेद कुरैशी ने तो कपड़ा फाड़कर देश से अपनी मोहब्बत का इजहार किया।
और महबूबा को पाकिस्तान भेज देने की चेतावनी दी। अगर आपने दोबारा ऐसी भी कोशिश की ऐसी बयान देने के लिए, मैं आपको भगा भगा कर पाकिस्तान भेज दूंगा। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने महबूबा पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर को घेरने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने बल प्रयोग कर रोक दिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से झड़प हुई, लेकिन पुलिस ने पानी की बौछार कर उन्हें पीछे धकेल दिया, जिसके बाद कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इन लोगों की मांग थी कि केंद्र सरकार को कृषि बिल लाने के लिए किसानों से माफी मांगनी चाहिए। वहां पुलिस करीब 100 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई, जिसके बाद ये हंगामा शांत हुआ। बिहार में चुनाव से पहले एक प्रत्याशी की हत्या कर दी गई। बिहार के शिवहर विधानसभा क्षेत्र के जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनाव प्रचार के दौरान जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी 2 समर्थकों को भी गोली मारी गई, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे समर्थक की हालत अब भी गंभीर है। एमपी के इंदौर में आईपीएल में सट्टेबाजी के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से पुलिस को 15 लाख रुपए और 40 मोबाइल फोन बरामद हुए। हरियाणा के फतेहाबाद में कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदार के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। उन्होंने एक अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपने रिश्तेदार की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया और अस्पताल पर सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के अमरोहा में चोरों के आतंक से परेशान कुछ किसान गांव में ही धरने पर बैठ गए। आरोप है कि पिछले महीने चोरों ने वहां के 4 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन अब तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोग बेहद नाराज हैं। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग पर वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के मुंबा देवी मंदिर के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान वीएचपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बहस भी हुई। राज्य में पिछले 7 महीने से सभी मंदिर बंद हैं, जिन्हें खुलवाने के लिए वीएचपी ने प्रदेश सरकार को चिट्ठी भी लिखी। यूपी के फतेहपुर में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। इस कार्रवाई में पुलिस को वहां से बड़ी तादाद में अवैध हथियार मिले। इन हथियारों के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। कोरोना के बीच वियतनाम में आई बाढ़ वहां जमकर तबाही मचा रही है। इस बाढ़ में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। मध्य वियतनाम में आई इस बाढ़ को वहां बीते कई साल में आई सबसे खतरनाक बाढ़ बताया गया, क्योंकि मध्य वियतनाम का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह इस बाढ़ की चपेट में आ चुका है। वहां से बाढ़ की जो डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, उनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आया। रिहायशी इलाके टापुओं में तब्दील हो गए। कई फीट पानी भरने से लोगों के मकान पानी में ही समा गए। कईयों की तो सिर्फ छतें ही नजर आईं। अस्पतालों तक में पानी भर गया। इस बाढ़ में हजारों लोग बेघर हो गए। जो बाढ़ में फंसे रह गए, वो भी खाने पीने और रहने की दिक्कतों से जूझते दिखाई दिए। बाढ़ में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। सड़कें नदियों में बदल गईं। लोग नावों के जरिए आते जाते दिखाई दिए। बारिश और बाढ़ के साथ वहां जमीन खिसकने से भी भारी तबाही हुई। रास्ते बंद होने से कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह कट गया।